हेलो फ्रेंड्स, एमपीपीएससी मेंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमने क्या करे थे, साइंस का जो टॉपिक हम कवर कर रहे थे उसमें पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका था। आप पहले पार्ट को देख सकते हैं। ये उसी का दूसरा पार्ट है, जिसमें पहले पार्ट में हमने धातु, अधातु, मिश्र धातु और क्या कर लिए थे, उनके गुण और उन सारी चीज़ों को हमने देख चुके थे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि धातु अधातु हम सेकंड पार्ट में क्या कर रहे हैं, इसका अंतर देख रहे हैं कि धातु अधातु में क्या अंतर है। ठीक है, इसी के साथ हम और कुछ चीज़ें इसमें कवर करेंगे। ठीक है, चलो तो पहला देखते हैं हम धातु और अधातु में अंतर। ठीक है, इन दोनों में क्या, देखो 6 मार्कर में क्वेश्चन आ जाता है कि धातु अधातु में क्या अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पे अंतर देख रहे हैं हम, तो पहला अंतर देख रहे हैं हम चालकता के आधार पर। पहला अंतर किस पे देख रहे हैं हम? चालकता के आधार पर। तो जो धातुएं होती हैं वो ऊष्मा और विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती हैं। लेकिन जो अधातु होती हैं वो क्या होती हैं, कुचालक होती हैं। हमने वहाँ गुण में भी देखे थे, सिर्फ ग्रेफाइट को छोड़कर। ग्रेफाइट जो होता है वो कार्बन का अपर रूप है और ये क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। अवस्था के आधार पर देखते हैं हम, तो धातुओं के अवस्था के आधार पर समानता ठोस होती है, लेकिन इसका एक अपवाद है, जो पारा है वो क्या होती है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। और जो अधातु है वो ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। लेकिन इसका भी एक अपवाद है, जो हीरा है वो क्या पाया जाता है, आपका कठोर अवस्था में पाया जाता है, मतलब ठोस अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं हम कि धातुओं में जो आपकी चमक, चमक के आधार पर आपको पता है कि धातुएं समानता कैसी होती हैं, चमकदार होती हैं। लेकिन जो अधातु है वो क्या होती है, चमक विहीन होती है। लेकिन जो आयोडीन होती है वो आयोडीन कैसी होती है, आपकी चमकदार होती है। अगाध वर्धनीयता आपको पता है, जो सब पहले वीडियो में जो पढ़ चुके हैं सब वही अंतर है ना, उन्हीं को हमको अच्छे से करना है। चलो एक अंतर के हिसाब से हमने इसको कर लिए हैं, तो चलो कर लेते हैं इसको। अगाध वर्धनीयता देखते हैं तो क्या करती हैं, जो धातुएं हैं वो कैसी होती हैं, अगाध वर्धनीय होती हैं। मतलब क्या करते हैं, पीटने पर ये चादर के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, ये गुण प्रदर्शित नहीं करती, मतलब कैसी होती हैं, धातु भंगुर होती हैं। पीटने पर कैसी होती हैं, टूट जाती हैं। ठीक है, इनकी प्रकृति देखेंगे तो ये कैसे होते हैं, अपचायक होते हैं। ठीक है, और ये कैसे होते हैं, आक्सीकारक होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम। ठीक है, अम्ल से क्रिया करने पर क्या होते हैं, धातुएं हाइड्रोजन को विस्थापित करती, ये भी देखे थे हमने रासायनिक अभिक्रिया में। ठीक है, और जो ये कोई क्रिया नहीं करती, उदासीन या अम्ल बनाती हैं। ठीक है, ये क्या करती हैं, धातु उदासीन या अम्ल बनाती हैं, लेकिन ये क्या करती हैं, हाइड्रोजन को विस्थापित करती। ऑक्सीजन से क्रिया क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं और ये अम्लीय उदासीन ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, तो ये धातु और अधातु में क्या हो गया, अंतर हो गया आपका। धातु अधातु में आपको अंतर किसके आधार पर बताना, तो पहला बताना चालकता के आधार पर, दूसरा बताना अवस्था के आधार पर, तीसरा चमक के आधार पर, चौथा अगाध वर्धनीयता तथा तन्यता के आधार पर, पांचवा बताना आपको प्रकृति के आधार पर, और छठवा बताना है आपका कौन सा, अम्ल से क्रिया के आधार पर और ऑक्सीजन से क्रिया के आधार पर। क्योंकि ये साइट हेडिंग आपको बिल्कुल कंठस्थ रखनी है, क्योंकि अगर ये 4 नंबर में आता तो आप बहुत अच्छे से देखो क्या करना है कि धातु और अधातु अधातु की आपके 2 लाइन में क्या करना है, आपको परिभाषा देना है। इसके बाद दोनों में लिखना है कि निम्न अंतर है। निम्न अंतर के बाद आपको ऐसे चार्ट बना के अंतर लिख देना है। ठीक है, इतना चार्ट नहीं बनाना, आपको सीधे एक लाइन खींचना और चार्ट बना के आप इसमें अंतर शो कर सकते हो। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या करना है कि लास्ट में आपको 2 लाइन का कंक्लूजन देना है। ठीक है, कंक्लूड करना जरूरी है, क्योंकि उसी आधार पर आपके नंबर मिलते हैं। ठीक है, मेंस में। चलो अब देखते हैं हम धातु अधातु, यहाँ पे हो गया हमारा धातु अधातु हो गया, उनमें अंतर हो गया। अब देखते हैं हम खनिज और अयस्क क्या होते हैं। ठीक है, तो खनिज की बात करते हैं हम। ठीक है, तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो प्राकृतिक पदार्थ है जिनमें धातुएं या उनके यौगिक किसी न किसी रूप में समाहित होते हैं, खनिज कहलाते हैं। ठीक है, प्रकृति से जो निकालते हैं हम। ठीक है, और जिनमें क्या होती हैं, धातुएं या उनके यौगिक होते हैं, मतलब जो मिलाकर जिनको हम क्या बनाते हैं, धातु बनाते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, आपके खनिज कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें अयस्क की, तो अयस्क क्या है, तो देखो ऐसे खनिज जिनमें धातुओं का आसानी से लाभदायक तरीके से निष्कर्षण किया जाता है, अयस्क कहलाते हैं। ठीक है, तो देखो प्रकृति से जो पदार्थ निकालेंगे, ठीक है, प्रकृति से निकाले गए पदार्थ क्या कहलाएंगे आपके। ठीक है, जिनमें धातु या क्या होंगे, उनके यौगिक होंगे। प्रकृति से निकाले गए ऐसे पदार्थ है ना, जिनमें क्या होंगे, धातु और क्या होंगे, यौगिक होंगे, खनिज कहलाएंगे। और ऐसे खनिज जिनसे हम क्या करें, धातु आसानी से लाभदायक तरीके से निकालें, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, अयस्क। तो
सिंपल सी यहाँ पे परिभाषा क्या हो गई कि प्राकृतिक है ना पदार्थ, प्रकृति से प्राप्त पदार्थ खनिज कहलाते हैं। ठीक है, प्रकृति से निकाले गए पदार्थ क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं, जिनमें क्या होंगे? धातु और उनके यौगिक होंगे। लेकिन ऐसे खनिज जिनसे हम क्या प्राप्त करें? धातु प्राप्त कर लें, तो वो क्या कहलाएंगे? आपके अयस्क कहलाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना आपको अयस्क क्या होते हैं कि खनिजों से प्राप्त पदार्थ क्या होते हैं? आपके अयस्क, है ना। पृथ्वी की भूपर्पटी धातुओं का क्या है? प्रमुख स्रोत है। प्रकृति में अधिकांश धातुएं कैसी होती हैं? संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। और कुछ धातुओं का महत्वपूर्ण अयस्कों का विवरण निम्नलिखित है ना। कुछ हम अयस्क देख लेते हैं जो खनिजों के अयस्क हैं। ठीक है, जैसे हम देखो, अगर 3 मार्कर में आता तो आप 3 मार्कर में क्या कुछ भी आ सकता है आपका, या तो अयस्क आएगा या तो खनिज आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि अयस्क आएगा तो अयस्क लिखना है आपको। ठीक है, हेडिंग डालना आपको क्या? अयस्क। अयस्क में आपको पहला पॉइंट बताना है कि ऐसे खनिज जिनसे हम धातुएं आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है, क्या कहलाते हैं? अयस्क कहलाते हैं। पहला पॉइंट लिख दिया आपने कि अयस्क की परिभाषा। दूसरे में आपको उदाहरण देना है। उदाहरण जैसे लोहे के अयस्क। ठीक है, लोहे के अयस्क क्या क्या है? तो लोहे का अयस्क आपका पहला है हेमेटाइट। ठीक है, दूसरा है मैग्नेटाइट और तीसरा है लिमोनाइट। ठीक है, तीसरा क्या आपका? लिमोनाइट, मैग्नेटाइट और आपका हेमेटाइट। तो ये अयस्क हो गए इसके। सिडेराइट, आयरन पायराइट, ये भी इसी के अयस्क हैं। एल्यूमिनियम का कोरंडम और बॉक्साइट होता है एल्यूमिनियम का। ठीक है, तांबा का क्या हो जाएगा? कापर, ग्लास और क्या हो जाएगा? रूबी कॉपर। तो हमको इतना ध्यान नहीं रखना, सिर्फ क्या करना है, अगर अयस्क 3 मार्कर में आता तो अयस्क हेडिंग डालना और एक उदाहरण लिखना और उसकी परिभाषा लिखना। ठीक है, आप मैग्नीशियम का देख सकते हो डोलोमाइट, और पारा का सिनेबार, और जस्ता का आपका जिंक ब्लेंड या कैलोमाइन। ठीक है, ये कुछ आपके अयस्क हो गए। चलो आगे चलते हैं हम। ठीक है, चलो धातुओं का संक्षारण, ये इंपॉर्टेंट है। देखो धातुओं का संक्षारण क्या होता है, तो ये संक्षारण एक बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, एमपीपीएससी मेंस में 6 मार्क में आ चुका है कि संक्षारण क्या है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं हम धातु और अधातु, तो हम धातु और अधातु का संक्षारण देख रहे हैं। ठीक है, तो धातु अधातु का संक्षारण देख रहे हैं, तो हम धातुओं का संक्षारण देख रहे हैं। ठीक है, संक्षारण क्या होता है? देखो आपने देखे होंगे आसानी से कि बहुत सारे लोहे क्या होते हैं, मतलब क्या होते हैं? खुले में पड़े रहते हैं। ठीक है, और उनमें अचानक से क्या होता है? उनके रंग में परिवर्तन होता है। कोई क्या हो जाते हैं? भूरे हो जाते हैं। जैसे चांदी और तांबे जैसी धातुएं क्या होती है? इनकी वस्तुएं क्या होती है? धीरे धीरे काली होने लगती है। ठीक है, ऐसा क्या होता है? तो इसका कारण क्या है कि जो वायु में जो उपस्थित होती है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, ये सब क्या होती हैं? गैसें होती हैं। ठीक है, ये गैसें क्या करती हैं? क्रिया करके यौगिक बना लेती हैं। ठीक है, और धातु के क्या करती है? ऊपरी परत में क्या कर देती है? मलिन कर देती हैं या परत बना लेती हैं। ठीक है, लोहे पर क्या होते हैं? ऑक्साइड। ठीक है, चांदी में क्या होता है? सल्फाइड, है ना, और तांबे पर क्या होती है? क्षारीय कॉपर कार्बोनेट, है ना, हरी परत के रूप में इसमें जम जाती है। ठीक है, तो धातुओं का इस प्रकार वायुमंडल एवं नमी एवं गैसों से अभिक्रिया करके धीरे धीरे नष्ट होना क्या कहलाता है? धातु संचारण कहलाता है। ठीक है, तो अगर हम धातु संचारण की अगर परिभाषा की बात करें, धातु संचारण या संचारण की बात करें हम, तो क्या कहेंगे हम? अभी तो हम धातु संचारण की बात कर रहे हैं, संचारण को हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, धातु संचारण की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो लोह हम कहेंगे कि धातुओं के साथ ऐसी अभिक्रिया जो क्या होंगी? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या इनसे या अन्य गैसों से ऐसी अभिक्रिया जिससे क्या करें? धातुओं के ऊपर क्या हो जाती है? का अपनी परत बना लेती हैं। ठीक है, धातुओं से अभिक्रिया करके ऐसे पदार्थ जो क्या करते हैं? धातुओं से अभी खुले में धातुओं से अभिक्रिया करके, है ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करते हैं? खुले में अभिक्रिया करके क्या कर लेते हैं? वायुमंडलीय नमी एवं गैसों से अभिक्रिया करके क्या कर लेते हैं? धीरे धीरे परत बना लेते हैं, और जिससे क्या होते हैं? लोहे या जो भी धातु है वो धीरे धीरे क्या होते हैं? नष्ट होते हैं। ऐसी अवस्था को क्या कहते हैं हम? संक्षारण कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे आप एक और इम्पोर्टेंट बॉक्स के आधार पर यहाँ पे एक परिभाषा आप देख सकते हो। ठीक है, परिभाषा क्या है आपकी कि वायुमंडल द्वारा या किसी रासायनिक अभिकर्मक द्वारा धातु की सतह पर नवीन यौगिकों का बनना और फिर धातु का सने सने मतलब धीरे धीरे क्षरण होने की क्रिया क्या कहलाती? धातु संक्षारण कहलाती है। संक्षारण जो एक अवांछनीय मतलब हानिकारक प्रक्रिया है। ठीक है, लोहे का संक्षारण जंग लगना कहलाता। तो देखो क्वेश्चन क्या आ सकता है आपका? संक्षारण भी आ सकता है और जंग लगना भी आ सकता है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ऐसी परत है ना जो लोहे की क्या करती है? धीरे धीरे नष्ट करती है। ठीक है, क्या कहलाती है? संक्षारण कहलाती है। ठीक है, अब संक्षारण से बचाव के उपाय पूछा जाता है। ठीक है, तो संक्षारण से बचाव के उपाय क्या है? तो बचाव के उपाय देखते हैं हम कि बचाव के उपाय क्या है। तो पहला वार्निश लगाना।
पहला बचाव क्या है आपका कि हमको क्या करना चाहिए, उनको पेंट करना चाहिए, सॉरी वार्निश लगाना चाहिए या पेंट करना चाहिए। दूसरा क्या करना चाहिए, हमको ग्रीस या तेल लगाना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है, ग्रीस या तेल लगाना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अधिकतर जो धातुएं होती हैं उनको हम क्या कैसे बचा सकते हैं, ग्रीस लगाकर बचा सकते हैं, इसलिए ग्रीस लगाया जाता है, ठीक है। तीसरी प्रक्रिया जो धातुओं को संक्षारण से बचाने की, वो तीसरी प्रक्रिया आपका ग्लैवनीकरण। ग्लैवनीकरण का अर्थ है कि इस पर हम जस्ते की क्या कर देते हैं, लोहे के ऊपर परत चढ़ा देते हैं, ठीक है। तो जस्ते की परत चढ़ाना क्या कहलाती है, आपकी ग्लैवनीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। विद्युत लेपन, विद्युत लेपन टिन, क्रोमियम या टाइटेनियम आदि जो धातुएं होती हैं, ठीक है, स्वयं संक्षारण प्रतिरोधी होती है, ठीक है। तो ऐसी धातुओं के ऊपर क्या करते हैं, विद्युत लेपन द्वारा इन धातुओं की परत क्या करते हैं, हम लोहे पर चढ़ा देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये विद्युत रोधी पदार्थ होती है। दूसरी हम क्या करते हैं, मिश्र धातु बनाकर, मिश्र धातु बनाने से भी क्या हो जाती है, धातु कठोर हो जाती है। जैसे स्टेनलेस स्टील, इसमें क्या हो जाती है, कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है स्टेनलेस स्टील में, ठीक है। तो हम इसको जब मिश्र धातु बनाते हैं तो क्या होती है कि स्टेनलेस स्टील में कार्बन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे क्या हो जाती है, यहाँ पे जंग नहीं लगता है, ठीक है। चलो एक 3 मार्कर का क्वेश्चन है ना, कि 3 मार्क का क्वेश्चन है ये। 3 मार्क का क्वेश्चन क्या देख लेते हैं हम इसको, रणनीतिक धातु किससे कहते हैं, ठीक है। यह रणनीतिक धातु क्या है, तो रण युद्ध क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाले अंतरिक्षयान और वायुयान के ढांचे, समुद्री उपकरण आदि को बनाने में टाइटेनियम धातु का उपयोग करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये संक्षारण प्रतिरोधी है और उच्च गलनांक वाली धातु, इसलिए इसे क्या कहते हैं, रणनीतिक धातु। तो जो टाइटेनियम एक ऐसी धातु है, ठीक है, इस पे क्या नहीं लगता, जंग नहीं लगता, मतलब ये संक्षारण से प्रभावित नहीं होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हम रणनीतिक धातु कहते हैं। 3 पॉइंट इसके यहाँ से आप बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, 3 पॉइंट आपको लिखना है इस पर, ठीक है। चलो एक और चीज़ देख लेते हैं हम यहाँ पे, धातुओं की क्रियाशीलता, है ना, क्योंकि हम धातु अधातु पढ़ रहे हैं तो धातुओं की क्रियाशीलता भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे इम्पोर्टेंट है ना। तो देखो सभी धातुएं समान रूप से क्रियाशील नहीं होती, कुछ धातुएं अधिक क्रियाशील होती है और कुछ तुलनात्मक रूप से कम क्रियाशील होती है, ठीक है। तो ये देखो क्या घटते क्रम में क्रियाशीलता दी हुई है हमको धातुओं की, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम धातुओं की क्रियाशीलता, ठीक है। तो आपको देखना है कि धातुओं की क्रियाशीलता में सबसे क्रियाशील धातु कौन सी है, ठीक है। तो देखो ये घटते क्रम में है, आपको ध्यान रखना है। पोटेशियम सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु है, दूसरे नंबर पर सोडियम है, ठीक है, तीसरे नंबर पर कैल्शियम है, चौथे नंबर पर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, आपका जिंक, फिर आयरन, फिर टिन, आपका फिर लेड, ठीक है, फिर हाइड्रोजन आ जाता है, फिर आपका कॉपर, कॉपर के बाद है आपका, कॉपर के बाद है आपका कौन सा, पारा, पारा के बाद आपका सिल्वर, ठीक है, एजी, और सिल्वर के बाद है आपका सोना। देखो सोने से आभूषण इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि सोने जो धातु है ये क्या होती है, सबसे कम क्रियाशील होती है। मतलब क्या करते हैं, हम इसको खुले में पहन के घूमो या कहीं भी पहन के घूमो तो ये क्रिया नहीं करती, मतलब वायु से नहीं क्रिया करती और ना ही किससे क्रिया करती है, अन्य धातुओं या अन्य चीज़ों से क्रिया करती है, ठीक है। अगर ये क्रिया करती तो क्या हो जाती, काली पड़ जाती, ठीक है। इसलिए अब क्या हो रहा है, आपका सोने का इतना महत्व है, ठीक है। नहीं तो हम किसी का भी लोहे का भी बना सकते थे आभूषण, है ना, लोहे के भी आप आभूषण बना के पहन के घूम सकते थे, लेकिन लोहे क्या होगी, आपकी काली पड़ जाएगी, जंग लग जाएंगे इसमें, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गई ये धातुओं की क्रियाशीलता, क्योंकि ये सबसे कम क्रियाशील है, इसका मतलब क्या है कि ये क्रिया ही नहीं करती है, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, सोने का इतना महत्व है, ठीक है। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और है ना, पूरा वीडियो देखें आप लोग ध्यान से, ठीक है। हम रेगुलर बेस पे वीडियो लेकर आएंगे और अपनी प्रतिक्रिया फीडबैक दें, ठीक है। वीडियो पसंद आता होगा तो लाइक ज़रूर करें, है ना, क्योंकि अभी ये न्यू वीडियो तो इसमें कुछ गलतियां भी हो रही तो आप सुधारने की कोशिश करें, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।